आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एंटीबॉडी और उसकी संरचना को पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। लेकिन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है उसे जरा समझ लें एक बार फिर से। हम लोगों ने पढ़ा था एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रतिरक्षी क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि जब कोई एंटीजन, जब कोई फॉरेन मटेरियल किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लिम्फेटिक कोशिकाएं, बीटा लिम्फोसाइट कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है और इसी विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन को एंटीबॉडी कहा जाता है। जब हमने एंटीबॉडी की संरचना की बात की थी तो हमने ये देखा था कि एंटीबॉडी की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होते हैं जो दो जोड़ी के रूप में होते हैं। इनमें से एक जोड़ी बड़ी होती है जिसे एच चेन कहा जाता है, वहीं पर एक जोड़ी छोटी होती है जिसे एल चेन या लाइट चेन कहा जाता है। दोनों चेन आपस में एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अगर हम एच चेन की बात करें तो एच चेन का जो फॉर्मेशन है विभिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के द्वारा होता है और इन्हीं श्रृंखलाओं के आधार पर अर्थात एच चेन के आधार पर एंटीबॉडीज को 5 ग्रुप में बांटा गया है। अब ये 5 ग्रुप कौन कौन से जरा देखिए। यहां पर देखिएगा IgA, IgG, IgM, IgD और IgE। इन्हीं 5 H श्रृंखलाओं के आधार पर एंटीबॉडीज मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो चलिए इसी एंटीबॉडीज के इन्हीं प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एंटीबॉडी की IgG, या जिसको हम इम्यूनोग्लोब्युलिन जी या गामा इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहते हैं। दोस्तों, IgG एक मोनोमर एंटीबॉडी है जो केवल एक इकाई से मिलकर बनी होती है। यहां सीरम में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज का लगभग 75 से 80% भाग इसके द्वारा बनाया जाता है। सामान्य तौर पर इस एंटीबॉडी का जो निर्माण है मेमोरी बीटा लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है और निर्माण होने के बाद यह लगातार ब्लड में भ्रमण करते रहता है। ब्लड के अलावा यह लिम्फ में भी उपस्थित होता है। इस एंटीबॉडी को मैटरनल एंटीबॉडी भी कहा जाता है। इस एंटीबॉडी को मैटरनल एंटीबॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्लेसेंटा से होकर यह भ्रूण के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इस एंटीबॉडी का होता है। इस कारण से इस एंटीबॉडी को मैटरनल एंटीबॉडी भी कहा जाता है। इस एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग 1,50,000 के करीब करीब होता है। अगर हम इस एंटीबॉडी की बात करें तो यह एंटीबॉडी को 4 सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, 4 सब क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें है IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 किया गया है। ये चारों सब क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये आपस में इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर के आधार पर भिन्न भिन्न होती है तथा इसी आधार पर इनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम इसकी संरचना देखें तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यह एक मोनोमर एंटीबॉडी है और इसकी एंटीजन बाइंडिंग जो साइड है शीर्ष पर एक डॉट की तरह होता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो जनरली यह एंटीबॉडी एफसी खंडों के द्वारा विभिन्न सेल से जुड़कर एम्फिलैक्टिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। यह एंटीबॉडी एफसी खंडों द्वारा विभिन्न सेल से जुड़कर एम्फिलैक्टिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। वहीं दूसरे कार्य की बात करें
तो एंटीजेनिक उत्प्रेरण के 24 से 48 घंटे बाद यह एंटीबॉडी प्रकट होता है तथा आईजीएम एंटीबॉडी द्वारा उत्पन्न एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बनाए रखता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आईजीएम एंटीबॉडी के द्वारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है उसको यह बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरा कार्य देखें तो यह मेमोरी बीटा लिम्फोसाइट की सहायता से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। चौथे कार्य की देखें, शिशु के जन्म के 6 माह तक प्रतिरोधकता बनाए रखने का कार्य करती है। अर्थात शिशु जब स्वयं की एंटीबॉडीज का निर्माण ना होने लग जाए उसके शरीर में, तब तक यह एंटीबॉडी उसके शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह फैगोसाइटोसिस की क्रिया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बूस्टर इंजेक्शन की सहायता से इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे एंटीबॉडी की बात करते हैं जिसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए या अल्फा। अगर हम इसी एंटीबॉडी की बात करें तो यह एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी के समान होता है और सीरम में पाए जाने वाले कुल एंटीबॉडीज का 15% तक यह बनाता है। यह एंटीबॉडी मुख्य रूप से बाह्य कोशिकीय श्रावण में उपस्थित होता है। बाह्य कोशिकीय श्रावण में उपस्थित होता है का मतलब यह है कि जहां से म्यूकस स्रावित होता है वहां पर यह हमेशा उपस्थित रहता है। इसी कारण से यह स्रावी एंटीबॉडी कहलाता है। इस एंटीबॉडी को किस नाम से जाना जाता है भाई? इस एंटीबॉडी को स्रावी एंटीबॉडी कहा जाता है। अर्थात म्यूकस मेम्ब्रेन में स्थित प्लाज्मा सेल्स के द्वारा यह एंटीबॉडी स्रावित होता है और यह आंसू, लार, पसीना में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रम में भी उपस्थित होता है। अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के पश्चात शुरू में महिला के द्वारा जो दुग्ध स्रावित होता है, जो पीलापन लिए होता है, उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है और इसी कोलेस्ट्रम में यह उपस्थित होता है। इसके अलावा यह रुधिर तथा लसिका में भी उपस्थित होता है। अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो यह एंटीबॉडी मोनोमर, डाइमर या ट्राइमर के रूप में पाया जाता है। यदि मोनोमर के रूप में होता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,60,000 के करीब होता है। वहीं पर डाइमर होने पर यह 3,20,000 के करीब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। वहीं पर ट्राइमर होने पर यह 4,80,000 के करीब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। यह एंटीबॉडी शरीर में 2 रूपों में पाया जाता है, IgA1 तथा IgA2। आप देख रहे हैं कि इसकी संरचना में आप देख रहे हैं कि अगर ये डाइमर या ट्राइमर है तो इसके जो मोनोमर इकाइयां हैं आपस में जो है वो जे चेन के द्वारा जुड़ी होती है, पॉलीपेप्टाइड की एक श्रृंखला के द्वारा जुड़ी होती है जिसको कि जे चेन कहा जाता है। अगर हम इस एंटीबॉडी के कार्य की बात करें तो यह सेल मेम्ब्रेन की सतह से प्रवेश करने वाले पदार्थों या सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोककर शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो सबसे पहले यही एंटीबॉडी को उसको सामना करना पड़ेगा। दूसरा कार्य देखें, यह विषाणु कणों को प्रभावहीन करता है तथा यह एपिथेलियल कोशिकाओं से जीवाणुओं को जुड़ने से रोकने का कार्य करता है। तीसरा कार्य देखें, तनाव या विपत्ति के समय इसका श्रावण कम हो जाता है। प्रकार की एंटीबॉडी की बात करते हैं जिसका नाम है आईजीएम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम या म्यू। यह प्राथमिक एंटीबॉडी अनुक्रिया की सबसे बड़ी एवं प्रमुख एंटीबॉडी होती है। शरीर में सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी आईजीएम एंटीबॉडी होती है। इस एंटीबॉडी को मैक्रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। यह शरीर में पाए जाने वाली कुल एंटीबॉडी का 5 से 10% बनाती है। यह सामान्य तौर पर ब्लड एवं लिम्फ में पाई जाती है। अगर हम इस एंटीबॉडी की संरचना की बात करें तो यह एक पेंटामर के रूप में पाई जाती है। अर्थात यह 5 मोनोमर इकाइयां आपस में जे चेन के द्वारा जुड़कर इस एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक मोनोमर में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं जो 2 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। तो यही 5 मोनोमर इकाइयां आपस में जे चेन के द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करती है? इस मैक्रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण करती है, इस एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 9,07,000 के करीब होता है। अगर हम इसकी लाइट चेन की बात करें तो इसकी लाइट चेन में 2 कप्पा या लेमडा
चेन पाई जाती है, वहीं पर इसकी जो एच चेन होती है इसमें 2 म्यू चेन पाई जाती है जो 570 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अगर हम इसके कार्य की बात करें, चूंकि यह एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम प्रकट होती है, अतः यह बैक्टीरिया तथा फॉरेन सेल के साथ क्रिया करने में अत्यंत सक्षम होती है। वहीं पर दूसरे कार्य की बात करें तो बीटा सेल की सतह पर यह एंटीजन रिसेप्टर का कार्य करती है, अर्थात कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, एंटीजन प्रवेश करता है, तो उसको सीधे ग्रहण करने का कार्य इस एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है। अब चौथे प्रकार की एंटीबॉडी की बात करें जिसका नाम है आईजीडी या इम्यूनोग्लोब्युलिन डी या डेल्टा। इस एंटीबॉडी को सर्वप्रथम माइलोमा प्रोटीन के रूप में देखा गया था। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि माइलोमा प्रोटीन क्या है। भाई, एंटीबॉडी का उत्पादन करने वाली जो कोशिकाएं होती है उनका जो कैंसर होता है, जिसको कि हम मल्टीपल माइलोमा कहते हैं, कि जो प्लाज्मा सेल्स है उसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में लाइट चेन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब लाइट चेन का फॉर्मेशन किया जाता है मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, और यही प्रोटीन जो है माइलोमा प्रोटीन कहलाती है, जिसकी खोज बेंज जोन्स के द्वारा की गई थी। इस कारण से इस प्रोटीन को बेंज जोन्स प्रोटीन भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि इस एंटीबॉडी को सर्वप्रथम माइलोमा प्रोटीन के रूप में देखा गया था, और यह बीटा सेल की सतह पर एंटीजन रिसेप्टर के रूप में पाई जाती है। यह लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के सेल में भी मिलती है। यह टोटल एंटीबॉडीज का 0.2% बनाती है, और यह एक मोनोमर के रूप में होती है। मोनोमर के रूप में होती है तो अगर उसकी संरचना पर ध्यान दे तो इसकी जो एल चेन है 2 लेमडा या कप्पा चेन से मिलकर बनी होती है, वहीं पर इसकी जो एच चेन है 2 डेल्टा एच चेन से मिलकर बनी होती है। अगर इसके कार्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से बीटा सेल की सतह पर एज अ एंटीजन रिसेप्टर की तरह कार्य करती है। अंतिम एंटीबॉडी की बात करें जिसका नाम है आईजीई या जिसे हम इम्यूनोग्लोब्युलिन ई या इप्सिलॉन भी कहते हैं। यह एक मोनोमर एंटीबॉडी है। यह ब्लड में उपस्थित मास्ट सेल व बेसोफिल सेल्स में उपस्थित होता है, और कुल टोटल एंटीबॉडीज का 0.1% से भी कम भाग बनाता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक मोनोमर एंटीबॉडी के रूप में होता है, अर्थात इसकी जो एल चेन है, लाइट चेन है 2 लेमडा या कप्पा चेन से मिलकर बनी होती है, जबकि एच चेन जो है वो 2 एप्सिलॉन एच चेन से मिलकर बनी होती है। एप्सिलॉन चेन एक अतिरिक्त कांस्टेंट रीजन का निर्माण करता है, स्थायी खंड का निर्माण करता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो जनरली यह एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड होता है। इसका संबंध एलर्जिक प्रतिक्रियाओं से होता है, अर्थात शरीर को एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करने का यह कार्य करता है। यह इंटेस्टाइनल पैरासाइट को दूर करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा तीसरा एक कार्य देखें कि यह डर्मेटाइटिस से भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।